ओके, तो ये कुछ नज़ारा है मेरे बाहर के खिड़की के बाहर का। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया में जितना पॉल्यूशन हो रहा है उसमें जो गाड़ियाँ रोड पे चलने वाली गाड़ियाँ जैसे बस, ट्रक, बाइक्स, कार, इन सब का भी बहुत बड़ा हाथ है। फैक्ट्री से निकलने वाला पोल्यूशन जो है वो तो ये ऑब्वियसली है ही, लेकिन जो गाड़ी से धुआं निकलता है उसका भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो क्या हम कुछ हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये हमारे हाथ में है, या सरकार इसके लिए कुछ काम कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर जो अभी फ्यूचर में जो काम सरकार कर रही है वो हमें किस हद तक हेल्पफुल रहेंगे? चलिए आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में, जो इंडिया में लाने का प्लान चल रहा है और आई थिंक 2030 तक का टारगेट है कि हम इंडिया में बहुत सारी बाइक्स जो इलेक्ट्रिकल बाइक्स हैं उनको लेकर आ जाएंगे इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो लेकिन अभी इम्पोर्टेंट क्यों है ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो पोल्यूशन के लिहाज से सबसे टॉप पे आता है यूएस, फिर चाइना और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। तो अभी ये मैटर नहीं करता कि हम पोल्यूशन कितना करते हैं, ये मैटर करता है कि हम पोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग कर नहीं रहे हैं, मतलब हम लोग ना उसके एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, जैसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हम जंगलों को साफ़ करते जा रहे हैं। रातों रात जंगल उड़ा दिए जाते हैं, पेड़ काट दिए जाते हैं, मतलब जंगली जानवर मार दिए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जंगल नहीं होगा तो जंगली जानवर जाएंगे कहाँ, बेचारे वो अपने आप ही मर जाते हैं। तो अभी ये जो हो रहा है, तो एक तरफ तो हम पोल्यूशन इतना ज़्यादा कर रहे हैं, उसको कुछ हद तक कंट्रोल करता है हमारे जंगल, उसे हम काट रहे हैं। तो मतलब ये तो वही बात हो गई जैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। अभी ये पोल्यूशन किस हद तक रिस्क इन्वॉल्व करता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम यंग रहते हैं तो हमें इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बुढ़े लोग होते हैं, जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उनको ये बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। उनको स्किन का इशू होना, ब्रीथिंग में इशू होना, लंग्स में इशू होना, ये कॉमन इशूज़ हैं। मैं मेरे बचपन की आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब भी हम लोग अपने गांव जाया करते थे तो हम बस अड्डे पे जाया करते थे, वहाँ से बस पकड़ के जाया करते थे। ठीक है, आजकल की बसों में सीएनजी डाल दी गई है, लेकिन पहले डीजल पे बसें चलती थी। तो जो बस चलती है उस और जो डिपो पे जब बस खड़ी रहती है उसका जो पोल्यूशन आता था, धुआं जो निकलता था डीजल का, उससे मुझे सांस लेने तकलीफ़ होती थी और वॉमिट हो जाता था, उल्टी होने लगती थी। मेरे माँ को नहीं होता था लेकिन मुझे होता था। मैं छोटा था, शायद मेरी बॉडी उतना उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, शायद इस वजह से ऐसा होता होगा। ठीक है, तो मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों पे कितना ज़्यादा असर पड़ता है इस बात का, और बूढ़े लोगों पे किस बात का असर पड़ता है हमारे बॉडी के पार्ट्स पे। ऑब्वियसली हम यंग है तो जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती जाएगी तो हमारी बॉडी के पार्ट्स भी उतना अच्छे से काम नहीं करेंगे उसके बाद। अभी जितनी भी रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, चाहे बाइक्स हो, कार हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, इनके अंदर पेट्रोल या डीजल मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, अभी पेट्रोल और डीजल क्या है? पेट्रोल डीजल जो है फॉसिल ऑयल होते हैं, फॉसिल रिसोर्स होते हैं, जो बहुत कई हज़ार साल पहले जो पेड़ और पौधे, जो जानवर मरे थे, जो दबे हुए थे ज़मीन के अंदर, और उनकी बॉडी से जो गैस निकल रही, जो वो फॉसिल में कन्वर्ट हो गए, क्रूड ऑयल्स में कन्वर्ट हो गए, वो चीज़ है वो। और ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, राइट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको बोलते हैं हम लोग। तो ये एक टाइम के बाद ख़त्म होने वाले हैं, आज नहीं तो कल ये जब ख़त्म हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे? तब हमें उसके अल्टरनेट के बारे में भी सोचना है। और एट द सेम टाइम अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ी ले आते हैं मार्केट में तो उससे क्या हो जाएगा कि जो पोल्यूशन हो रहा है वो पोल्यूशन कम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग जो इश्यूज़ हो रहे हैं ये सब इश्यूज़ नहीं होंगे उसके बाद। तो कुछ हद तक हम अपनी धरती को सेव कर सकते हैं इसमें। तो एक्चुअली इस बारे में सरकार क्या कर रही है? तो सरकार ने सच में कुछ स्टेप्स लिए हैं या नहीं लिए हैं? तो उसका मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ। अभी जो BS4, BS5 जो आप सब सुनते रहते हो, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है जो सरकार की तरफ से लिया गया है। ठीक है, पहले जो BS1 था, BS2 था, BS4 आया, अब भी BS4 के बाद डायरेक्ट BS6 आया। BS5 को हमने स्किप किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने BS5 को निकाल दिया क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल ही नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है? एक तो सरकार ने BS6 लेकर आया है अभी, वो एक नॉर्म है जिसमें पोल्यूशन कम होना चाहिए गाड़ी से। उसके बाद सरकार ने इसके अलावा पेट्रोल में पहले मेथनॉल मिक्स होकर आता था जो था 10%, अभी नहीं, सरकार ने उसको बढ़ा के कर दिया 15%। तो अगर आपने कभी पहले न्यूज़ में भी सुना हो कि मेथनॉल मिक्स करने लगे हैं पेट्रोल में, उससे क्या होता है कि वो पोल्यूशन कम होता है उसकी वजह से। तो अभी लेकिन हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो अभी एथनॉल, मेथनॉल हो गया, बायोगैस हो गया, बायो CNG हो गया, और उसके बाद अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक जो बाइक का ऑप्शन है वो भी हमारे पास आ गया है एज ऑप्शन, जो अभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन अभी सवाल उठता है कि अब ये इलेक्ट्रिक पावर हमें मिलेगी कहाँ से, राइट? करंटली इंडिया में 60 to 70% जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है वो कोयले से होती है। ठीक है, उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास है, विंड मिल हो गए,
सोलर पैनल्स हो गए, सोलर एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, बाद में न्यूक्लियर पावर हो गई, न्यूक्लियर पावर से भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ये इस तरह के ऑप्शंस हैं जो अभी करंटली हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो अभी इंडिया की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो अभी इलेक्ट्रिक बाइक में इन्वेस्ट करने लगे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं जो अभी इंडियन मार्केट में उतरने वाली हैं। अभी सवाल उठता है कि दूसरी कंपनीज़ भी हैं क्या जो एक्चुअली कुछ कर रही हैं इलेक्ट्रिक बाइक के लिए। तो येस, आंसर इज़ येस, बिकॉज अपना टी वी एस, बजाज और महिंद्रा तीनों ने काम स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर। तो आइए जल्दी से कुछ अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में हीरो भी है, तो उम्मीद करता हूँ कुछ ही टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और शायद 3-4 साल में बहुत सारे इलेक्ट्रिक बाइक आपको रोड पे चलते हुए दिख जाएंगी। अभी सवाल उठता है कि ये कितनी प्रैक्टिकल रहने वाली हैं। तो एज अ राइडर, जैसे मैं एक राइडर हूँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट को ही सेटिस्फाई कर पाएंगे क्या, या फिर मेरी रिक्वायरमेंट उनसे क्या है। तो एज अ राइडर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई भी बाइक जो मैं खरीद सकूँ वो करीबन 1 से 2 लाख के बीच में आए। पहली चीज़, उसमें लगेज कैरिंग कैपेसिटी अच्छी हो, ठीक है। वो अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे बाइक के पीछे कोई सामान रख दिया तो मैं उसको आराम से लेके जा सकूँ। वो प्लेन को अच्छे से हैंडल कर पाए, उनका टॉर्क एंड पिकअप थोड़ा अच्छा हो और थोड़ी वो स्पोर्टी लुक आए। जो स्पोर्ट रिलेटेड लुक होता है किसी भी बाइक का, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने में बहुत काम आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बाइक्स में होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि ये बैटरी पे चलने वाली, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनको जो बैटरी की लाइफ है वो ज़्यादा हो और उनको चार्जिंग को ज़्यादा टाइम नहीं लगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2 से 3 घंटे में मैक्सिमम चार्ज हो जाए। और इसके अंदर जो बैटरी की रेंज हो करीब 200 से 300 किलोमीटर की तो होनी चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जैसे हम 200-300 किलोमीटर पेट्रोल डालते हैं, तो सेम वे मुझे 200 से 300 किलोमीटर चलने पे मेरे को बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं वैसे पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। अभी मैं पोर्टेबल बैटरी की बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली इसकी बैटरी की साइज़ कितना बड़ा होगा, कितने किलो की होगी। कुछ बाइक्स हैं जिनकी बैटरी शायद 6 किलो के आसपास की है, कुछ 2-3 किलो की है, तो ऐसी भी हो सकता है, ठीक है। अभी क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा स्पेयर बैटरी की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस बैटरी को रखूँगा कहाँ, वो उसका भी मेरे पास कंपार्टमेंट होना चाहिए। अगर मान लो मैं जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक बाइक से और मेरी सपोज़ बैटरी डाउन होने वाली है, तो मेरे पास बीच में ऑप्शंस क्या हैं इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज करने के। तो सरकार को उसके लिए क्या करना होगा, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं, तो वैसे ही सरकार को बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे एरियाज़ बनाने पड़ेंगे जहाँ पर आप अपनी इलेक्ट्रिक बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। और बैटरी ऑब्वियसली 2 से 3 घंटा लगेगा। तो मैं जस्ट यही सोच रहा हूँ, अगर मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाऊँगा तो मैं सिर्फ 2 से 3 घंटा बैटरी चार्ज करता रह जाऊँगा। ये मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है। या फिर ऐसा होना चाहिए कि बैटरी की लाइफ अच्छी हो, स्पेयर बैटरी मेरे पास हमेशा रहे। अगर मेरी एक बैटरी ड्रेन हो जाती है तो मैं दूसरी बैटरी को उसमें लगा सकूं, तो उसमें मैं एटलीस्ट पूरे दिन गाड़ी चला पाऊंगा और जहाँ पे मैं पहुँचता हूँ मैं वहाँ पे उसको चार्ज कर सकता हूँ। अभी मेरा एक ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस हैं वो कोयले पे नहीं चलने चाहिए या फिर ऐसे किसी भी सोर्स पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। आप इलेक्ट्रिक बाइक के लिए आगे तो अपने बैटरी दे दी चार्ज करने के लिए, लेकिन उस बैटरी को चार्ज करने के लिए जो पावर जनरेट कर रहे हैं, तो आप डीजल पेट्रोल्स के जनरेटर के थ्रू कर रहे हैं या फिर कोयला जला के कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उसकी जगह पे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे लाइक सोलर सिस्टम, विंड मिल्स पावर जो होती है, न्यूक्लियर पावर जो होती हैं, उनसे चार्ज होना चाहिए वो। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर नहीं हैं तो। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मैं आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ आपको स्ट्रेवी, बाय, टेक केयर।